ओके, ऑडिबिलिटी चेक, आवाज आ रही है? ऑडिबिलिटी चेक, यस। ओके। कल क्या डिस्कस किए थे हमने? फोर्सेस के बारे में डिस्कस किए थे, राइट? फोर्सेस के अलग अलग हमने टाइप्स किए थे, हाँ ठीक है। कौन से दो कैटेगरी में किए थे बता सकते हो? फंडामेंटल एंड डिराइव। ओके, तो फंडामेंटल फोर्सेस, कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे पास? 4। और कौन से? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर। ओके, तो आज हम लोग उसी फोर्सेस के बारे में वन बाय वन यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है? बच्चे आ रहे हैं, 1 मिनट, पीपल आर ज्वाइनिंग। ओके, तो वन बाय वन हम लोग उसी फोर्स के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहला फोर्स कौन सा था? ग्रेविटेशन। तो we'll start with the gravitational force. ओके, चलो बताओ आपको ये फोर्स के बारे में क्या क्या नॉलेज है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? हमने पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी? इसके पहले आपने कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? 9th में। थोड़ा सा बताओ क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? कोई इस तरह का फोर्स, कुछ भी बताओ जो बोलना है। द फोर्स अप्लाइड बाय, ठीक है छोड़। The force applied by the earth to pull an object toward itself. तो सिर्फ फोर्स अर्थ की वजह से अप्लाई होता है क्या? सिर्फ अर्थ ही अप्लाई करता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिर से प्रेजेंट इन होल यूनिवर्स। ओके, वेरी गुड। तो अभी देखो, सबसे पहले अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा तो सबसे पहले किसका ख्याल आता है हमको? किस साइंटिस्ट का दिमाग में ख्याल आता? न्यूटन। और कौन से इंसिडेंट्स का दिमाग में ख्याल आता? एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, राइट? तो पर ये सिर्फ एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री के बारे में है क्या फोर्स? नहीं, ये जो फोर्स है ना सारे यूनिवर्स के बारे में, और ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। ये फोर्स सारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। ये फोर्स सारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इस फोर्स को यूनिवर्सल फोर्स कहा जाता है। मैं लिख लेता हूँ पॉइंट वाइज। सबसे पहले मैं बोलूंगा इसको यूनिवर्सल फोर्स। अब यूनिवर्सल फोर्स का मतलब क्या है? यूनिवर्स में हर जगह मासेस है, मास है ना, कंटेंट ऑफ मैटर मतलब मास। हर जगह मासेस है, और जहां भी मास रहेगा वो मास किसी और मास को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मैंने क्या बोला? यूनिवर्स में हर जगह मास है, और वो मास जहां भी रहेगा दूसरे मास को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और उस फोर्स को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द फोर्सेस बिटवीन मासेस। सेकेंड पॉइंट इज it is the forces between the masses। ठीक है, इसका मतलब अब आप थोड़ा गेस करके बताओ, अगर मास बड़ा रहा तो क्या ये फोर्स छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? दो ऑब्जेक्ट है, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस है। ठीक है, मैं एक पॉइंट लिखने से पहले इसको यहाँ पे, ठीक है, ये जो मेरा फोर्स है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। ठीक है, मासेस। और एक बात, दो मास मैंने ले लिए इस तरह से, ठीक है, अब मैंने उसको रखा है इस डिस्टेंस पर। चलो अब बताओ, डिस्टेंस केस नंबर 1 इतना डिस्टेंस है और केस नंबर 2 इतना डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ फोर्स कब ज्यादा लगेगा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2? केस नंबर 1। 1 और 2, क्यों? रीजन बताओ अपना। डिस्टेंस मैंने ये दो मासेस है, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ज्यादा है कम? कम। हाँ, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r1। ठीक है, ये इसके बीच में है फोर्सेस F1। अभी मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस है r2,
इनके बीच का है फोर्सेस F2। अब मुझको बताओ F1 और F2 में क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर देन और लेस देन? F1 ग्रेटर देन होगा या F1 लेस देन होगा? F1 greater than F2. F1 ग्रेटर देन F2 मतलब डिस्टेंस कम, डिस्टेंस मतलब R कम तो फोर्स ज्यादा। इसका मतलब मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ डिस्टेंस के बारे में, ये फोर्स बढ़ता है, ठीक है, ये अगर फोर्स बढ़ता है तो R डिक्रीज होता है, या फिर R डिक्रीज हुआ तो फोर्स इंक्रीज होता है। तो मैं इसको कौन सा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो हमको एक बात समझ में आई, ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। सीधी बात है, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, मासेस ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, मासेस कम तो फोर्स भी कम, ठीक है। हम ये चीज हमको न्यूटन ने बताया। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस तरह से, दोनों भी मास, ये मास नंबर 1, ये मास नंबर 2, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों की वैल्यू जो भी आएंगी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। क्यों प्रोडक्ट किया, क्यों ऐड क्यों नहीं किया, दोनों पर डिपेंड करता है, ऐड भी तो कर सकते थे। वो साइंटिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकाला है m1 × m2, ठीक है। हमारे दिमाग में ये भी तो ख्याल आता है ना, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास है ना, तो एक काम करो ये वाला मास प्लस ये वाला मास कर दो, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 + m2। लेकिन ये न्यूटन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के प्रोडक्ट को रहेगा, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, आपको तो पता ही होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r, तो r टू द पावर क्या होता है, याद आ रहा है? तो मैं बताता हूँ, हमको पता चल गया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, फोर्स, वेरी गुड ऋतुजा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फिर से न्यूटन ने बताया, अब डिस्टेंस r ही क्यों नहीं रखा, r क्यूब ही क्यों नहीं लिया, r स्क्वायर ही क्यों लिया, ये हमको न्यूटन ने बताया कि r स्क्वायर लेना चाहिए। सर डिस्टेंस को, जो भी साइन बोलो, डिस्टेंस को r क्यों ले रहे, d क्यों नहीं ले रहे? ले लो d, d ले लो, नाम में क्या रखा है, d ले लो, ठीक है, d ले लेंगे हम लोग, d स्क्वायर, राइट। मेरे मन में r आया इसलिए मैंने r लिखा, पता नहीं r क्यों आया, वो r से रेडियस बार बार दिमाग में आ रहा है। ओके चलो डिस्टेंस ले लो, आज से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अब ना इसके बाद का जो यहाँ पे ना स्क्वायर ही क्यों लिया, इसका स्क्वायर क्यों नहीं लिया, ये सारे दिमाग में आपके ख्याल आना चाहिए, है ना, क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए। सर वाई नहीं स्क्वायर ही क्यों लिया, डिस्टेंस r लेना चाहिए। सर m1 × m2 क्यों लिया, m1 + m2 लेना चाहिए, अगर डायरेक्टली डिपेंड करता है तो। ये सब के सवाल जो है ना उनको नेक्स्ट लेसन में पता चलेगी। नेक्स्ट लेसन है यूनिट एंड डायमेंशन, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस, वर्ड याद रखो, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हमको ये बात पता चलेगा था, ये अगर आपने डायमेंशनल एनालिसिस सीख गए तो आप खुद का फॉर्मूला खुद बना सकते हो, खुद का फॉर्मूला। आपको जो चीज सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज किस पर डिपेंड करती है। जैसे न्यूटन को पता था जो फोर्स है ना मास पर डिपेंड करता है, और जो फोर्स है ना रेडियस पर डिपेंड, सॉरी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मासेस पर डिपेंड करता है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो आप सीखने वाले हो ना, उससे आप खुद का भी फॉर्मूला बना सकते हो, इतना पावर है वो चीज में। तो वो कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग सीखेंगे। तो वही डायमेंशनल एनालिसिस किया उसने, वो करने के बाद इस तरह का उसके पावर मिले, इसके पावर पे 2 आया, इसके पावर पे 1 आया, इसके पावर पे 1 आया। हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, पर ध्यान में रखना स्क्वायर होता है। ओके, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो क्या आता है बताओ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा जी कांस्टेंट, इक्वल टू आता है, इक्वल टू आता है, और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, राइट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। अब ये ग्रेविटेशन की बात चल रही है, तो जी वाला इनिशियल ले लिया उन्होंने कांस्टेंट के लिए, ABCDEFGH कुछ भी ले सकते हैं, तो उन्होंने जी लिखा, कैपिटल जी। ये हो गया m1 m2 अपॉन d², ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर जी को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्या आपको जी की वैल्यू पता है? अब ये देखो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन से निकालते हैं। सिर्फ इसकी वैल्यू अगर निकालना होगा तो एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तभी निकलेगा। तो एक्सपेरिमेंटेशन किए वो साइंटिस्ट ने और जी की वैल्यू निकाले। और बताओ जी की वैल्यू क्या होती है, क्या आपको याद है? 6.67 हाँ, into 10 to the power -11। वाह, वेरी गुड। क्या आप इसके यूनिट लिख सकते हो? वन स्टेप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत अच्छे, ये जी यहाँ पे रखो
इसका यूनिट होता है न्यूटन। इसको इधर लेके आ जाओ, हो गया मीटर स्क्वायर। मास इंटू मास केजी, केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इस चीज का यूनिट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने ये सारी बातें सीखी। एग्जांपल हम अगर मैं बताऊं ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल, फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, राइट। एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, तो इसको छापो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये है सारी इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। सर नेक्स्ट कौन सा फोर्स, बोलो जी। सर मून एंड अर्थ के बीच में तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना? आओ बात करते हैं। मून, ये मेरा अर्थ हो गया, ये मेरा अर्थ हो गया, ये मेरा मून हो गया, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब ये देखो ये इसके अराउंड घूम रहा है, तो अब बताओ ये मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम की अगर मैं स्टडी करना चाहता हूँ ना, तो इस सिस्टम में अलग अलग तरह के फोर्स आते हैं। एक फोर्स होता है अंदर की तरफ एक्ट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसलिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसलिए। अब ये मासेस भी है, दिस इज आल्सो मास, दिस इज आल्सो मास। तो सिमिलरली यहाँ पर और एक फोर्स एक्ट होगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, समझ में आया सिस्टम ऑफ मासेस, मासेस के बारे में। मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट होगा। कभी कभी देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ये खुद की क्वांटिटी नहीं है, मास वेलोसिटी एम स्क्वायर अपॉन आर, मास वेलोसिटी और जितना रेडियस है उस पर भी डिपेंड करता है, मास वेलोसिटी और रेडियस उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हो सकता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये सारी बातें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। बोलो। ओके। वो ग्रेविटेशन फोर्स को यूनिवर्सल कैसे बोलेंगे? पूरे यूनिवर्स में तो नहीं है ना, नहीं तो फिर प्लैनेट में भी रहता ना तो वहाँ पे साइंटिस्ट रहते नहीं ना। देखो सुनिए मेरी बात, जहां मास है, जहां मास है वहां वो फोर्स है, जहां वो मास है वहां वो फोर्स है। ठीक है, जहां पर मास रहेगा वहां फोर्स रहेगा। अब उसकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, समझ रहे हो, उसकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, वो अलग अलग, जैसे उसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसके हिसाब से, मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से कि वो डिस्टेंस किस तरह एक्ट हो रहा है ना, वो जो मास है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे, जैसे मून देखो, मून में 1/6 पाया जाता है, राइट, 1/6 टाइम्स, तो उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, आया ध्यान में। जहां मास है, फॉर एग्जांपल मैं एक मास हूं और वो भी कोई भी एक मास, तो हम दोनों के बीच में भी ये वाला फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसकी बहुत कम प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, बहुत कम प्रोपोर्शन होता है। हालांकि जो चार्जेस होते हैं, मतलब जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन, मुझको बताओ, मैंने एक प्रोटॉन यहाँ रखा, एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा, अब बताओ इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा नहीं होगा? नहीं होगा। इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने वाला है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, इट इज द फोर्सेस बिटवीन मास, प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास है, इस प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास है, इन दोनों के बीच में होंगे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी सुनो मेरी बात, हम लोग बात करेंगे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, और दोनों फोर्सेस को कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है कि ये जो फोर्स होता है ना, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसलिए हमको, मतलब वो हर जगह अलग डिपेंड करता है, अलग अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझो अगर 2 प्रोटॉन रखे हुए हैं ना, यहाँ पर 2 प्रोटॉन रखे हुए हैं, तो इसके अंदर डोमिनेंट कौन सा फोर्स, डोमिनेंट का मतलब ज्यादा कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंपैरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है कंपैरेटिवली ग्रेविटेशनल। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और हम क्या करेंगे, अभी आपने बोला ही है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कितना टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल के बारे में लिख लो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। चलो, ये आपका हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में।
Second is electrostatic force. Sorry, electromagnetic force. Electromagnetic force. चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या जानकारी आप बताओ. The attractive and repulsive force between the electrically charged particles is called as मतलब electromagnetic. दो चार्जेस के बीच का फोर्स, वो वाला फोर्स किसके बीच था? वो वाला फोर्स किसके बीच था? मासेस के बीच में. ये जो फोर्स है बिटवीन दो चार्जेस, दो चार्ज के बीच में फोर्स. ठीक है. अच्छा, अब सवाल खड़ा होता है कि चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ओके, तो क्या या होता है तो मतलब वो रिपेल करेंगे या फिर अच्छा, कौन? चार्जेस. अच्छा, तो पॉजिटिव मतलब अच्छा चार्ज, नेगेटिव मतलब बुरा चार्ज, ऐसा? नहीं, नहीं हाँ. सर. हाँ बोलो. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे हाँ. और सेम चार्जेस रिपेल करेंगे. बस वही है. देखो क्या होता है, चार्जेस का मतलब क्या है? ऐसा कुछ मतलब नहीं है, बस नाम दे दिया है चार्जेस. क्या होता था पहले? ऑब्जर्वेशन देखो. अगर मैंने बहुत सारे मेरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, ठीक है. अगर मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आता हूँ, तो वो रिपल करने लग जा रहा था. अरे, एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके पास दूसरा प्रोटॉन लाया, तो वो अट्रैक्ट करने लग जा रहा था. अब मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, रिपल हो रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन में कुछ अलग प्रॉपर्टी होंगी, प्रोटॉन में कुछ अलग प्रॉपर्टी होंगी. तो एक काम किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन को बोल दिया नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बोल दिया नेगेटिव, और प्रोटॉन को बोल दिया पॉजिटिव. बोल दिया बस, आंखें बंद कर कर. ठीक है. अब ये प्रोटॉन पास में ला तो रिपल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास में ला लो अट्रैक्ट हो रहा है. तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये किस वजह से हो रही है? इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज. ये प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव बोल दिया, हो सकता था पॉजिटिव भी बोल दे, उनकी मर्जी है. तो अभी हर बार हम लोग इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ऐसा मानते हैं, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसा मानते हैं. हाँ. और फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी, ये तो चार्ज की बात होगी, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब हमने नाम दे दिया उसको. ठीक है. तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया. फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट है कूलम, तो हम लोग चार्ज का यूनिट कूलम लिखते हैं. कूलम का साइन होता है सी, है ना. चार्ज का यूनिट होता है कूलम. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में लिखे तो फिर फाइंड किया गया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना कैपेसिटी अट्रैक्ट और रिपल करने की अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इतना, है ना. सिमिलर उतनी ही प्रॉपर्टी अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने की प्रोटॉन में भी होती है. इसलिए प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट यहाँ पर मैं उसको पॉजिटिव बोलता हूँ. ठीक है, पॉजिटिव बोलता हूँ. अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा पॉजिटिव है या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरा नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा एक्सेस में है, ज्यादा में है. समझ में आ रहा है? अगर मेरा कोई चार्ज अगर नेगेटिव, कोई ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिवली चार्ज है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए टोटली वो नेगेटिव बनता है. अगर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट, सर व्हाट इज सी? सी इज कूलम. कूलम, ठीक है, सी इज कूलम. COLUMB, स्पेलिंग देख लेना है. सर सही थी. ठीक है, कूलम. कहां पे था? हाँ, अगर देखो क्या होता है इलेक्ट्रॉन की मात्रा, फॉर एग्जांपल आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इक्वल होते हैं, राइट? सही बात है ना? गलत है? सही है. नंबर ऑफ प्रोटॉन सही है. ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई एटम है, इसमें 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब दोनों की अमाउंट सेम सेम है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल. लेकिन यहाँ पे 4 है, लेकिन अगर मैंने एक्सेस इलेक्ट्रॉन लाके रख दिया यहाँ पर, या फिर 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन लाके रख दिया, तो टोटल नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे 6 हो गए, और टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पर 4 हो गए. टोटल आंसर कितना आता है मेरा? -2. तो ये ऑब्जेक्ट मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया. समझ में आ रहा है? नेगेटिवली चार्ज हो गया. ठीक है. अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही अपने जगह से डिस्प्लेस कर सकता हूँ. अब यहाँ पर देखो फिर से पॉजिटिव प्रोटॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, 4 4.
अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ। अब मेरे कितने बचे? नेगेटिव। टोटल मेरे पास कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए बाहर, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, टोटल चार्ज मेरा पॉजिटिव। तो इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इस तरह से अलग अलग चार्जेस, अलग अलग ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। और अगर इस तरह से हो जाता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है, अकॉर्डिंगली वो चार्ज बॉडी कैसी है ना। हम लोग किसी चीज से, और हर जगह चार्ज है, मुझ में भी चार्ज है, इस चौक में भी चार्ज है, बस वो एक्सेस में और या फिर एक्स्ट्रा में रहेगा तभी अट्रैक्ट या फिर रिपल करेगा। ठीक है, ये है। इस वजह से ही अब ये चार्ज बड़ी बड़ी कमाल की चीज है। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, क्यू। पॉजिटिव चार्ज रहा तो पॉजिटिव क्यू बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज रहा तो नेगेटिव क्यू बोलेंगे। ठीक है, यूनिट है कूलम, COLOMB, कूलम। ठीक है, तो इनके बीच में जो चार्ज जो लगता है फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिसिटी पहली बात, सेकंड इज मैग्नेटिज्म। ये दोनों भाई भाई है, दिस टू आर ब्रदर्स। ठीक है, सिस्टर भी हो सकती है, पता नहीं, जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। ये दोनों रिलेटिव है एक दूसरे के। वाई? और चलो समझो, अगर ये दोनों भाई भाई है, इन दोनों की मम्मी एक है, वो मम्मी है इनकी चार्ज। चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और चार्ज की वजह से ही हमको मैग्नेटिज्म मिलता है। ठीक है, जब मेरा चार्ज मेरा स्टेशनरी रहेगा, तब मुझको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है। जब मेरा चार्ज मूव करेगा, तब मुझको करंट मिलता है। और जब मेरा चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाएगा, तो मुझको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है, करंट भी मिलेगा और मैग्नेटिज्म मिलेगा। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट हमारे इसका, ये जो है ना फोर्स, ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन। जैसे वो मास के मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड था, सेम टू सेम ये दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन। समझो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो मुझको बताओ इन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों में से कौन सा फोर्स लगने वाला है, या फिर रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव, दोनों में से कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस? अट्रैक्टिव। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स किस पर डिपेंड करता है? ये जो चार्ज है इन दोनों चार्ज पर और इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस पर, इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस पर। तो ये सिमिलरली जैसे न्यूटन ने कहा, सॉरी, जिस तरह से ग्रेविटेशनल का हमारा फॉर्मूला बना है, उसी तरह से ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को मैं बोलूंगा k, लिखूंगा Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, थोड़ा बताओ गेस करके। Q का यूनिट होता है कूलम। अब इसका यूनिट क्या होगा, जरा गेस करके बताओ। न्यूटन। देखो, K का अगर मैं यूनिट निकालना चाहता हूं तो K को यही रखूंगा, बाकी सारी चीजों को इधर लेके आ जाऊंगा। मतलब ये फोर्स और रेडियस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, रेडियस का यूनिट हो गया, रेडियस नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर। ये चार्जेस है ना, चार्जेस नीचे आएंगे डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू है। चलो इसको कॉपी करो। अब हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। सर क्यू स्मॉल लेटर में आएगा ना? मैंने कहाँ लिखा, कैपिटल लिखा क्या? कैपिटल क्यू आएगा कि स्मॉल? स्मॉल क्यू। सर कूलम स्क्वायर। हाँ, कूलम स्क्वायर है। नहीं, कूलम स्क्वायर क्यों लिया? हाँ देखो, इस पर जैसे मास में केजी होता है ना, इस पर रहेगा कूलम, इस पर कूलम।
इस पर भी kg होता है ना, उस पर रहेगा कूलम, चार्ज की वैल्यू। कूलम इंटू कूलम कितना होता है? कूलम स्क्वायर। ठीक है। अब हम आपके सवाल पे आते हैं। पहले मैं पूछता हूँ, चलो ग्रेविटेशनल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक से ग्रेविटेशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वाई? कल कोई भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा था, जरा बताओ कोई जो एक्सप्लेन कर रहा था, या फिर कोई जो एक्सप्लेन करना चाहता है बताओ जरा क्यों। सर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाएगा कोई भी मास में। हाँ बढ़ जाएगा। फिर ओके, डिस्कस करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पर मैं कागज के टुकड़े रख दूं मेरे हाथ, समझो ये मेरे कागज के टुकड़े मैंने रखे हुए हाथ पर, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने कागज के टुकड़े रखे हुए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक रॉड को, किसी चीज को रब करता हूँ। अब रब करने के बाद में यहाँ पर रखता हूँ, तो बताओ ये अट्रैक्ट होगा, क्या होगा? मतलब ये रिपल होगा, अट्रैक्ट होगा, क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और अट्रैक्ट होगा तो ऑब्जर्व करना, ये हवा में थोड़ा सा उड़ने की तरह थोड़ा सा हवा में उड़ता है, वो ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, एक्सपेरिमेंट किया। केस नंबर वन, सबसे पहले जब मैंने उसके पास वो चार्ज बॉडी नहीं लाई, तो इन दोनों, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैंने दूसरा चार्ज पाइपर खींच लिया, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा फोर्स है ना उसकी, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं टग ऑफ वॉर पता है ना आपको, रस्सी खींच में खेल रहा हूँ, राइट? और इस ऑब्जेक्ट को समझो नीचे से कोई रस्सी खींच रहा है, वो खींचने वाला है ग्रेविटेशनल नीचे से खींच रहा है रस्सी, और ऊपर से इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जीता कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक जीता ना, क्योंकि ऊपर गया ना वो, राइट? चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है वो जीता, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कितना, हाउ मच अमाउंट, कितना, वो अभी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है? वो अभी हम लोग फाइंड करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट बना लो, अभी हम लोग कंपैरिजन देखेंगे दोनों के। चलो आगे बढ़ू। ओके देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं एफ बोलता हूँ इजी बनाने के लिए। इसका फॉर्मूला है जी इंटू m1m2 अपॉन डी का स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एफ बोलता हूँ, ठीक है? इसको बोल रहा हूँ k इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है? मैं अब देखो बेटा, सी स्क्वायर वाज द यूनिट इस चीज का। देखो k की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ, मैंने क्या किया था आपको बता दो, वो चीज नहीं समझी तो भी चलेगा, पर मैं बता दो। देखो अगर मैं k की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो d मेरा इधर चला जाएगा, बन गया Fe इंटू डी स्क्वायर, और ये वाली चीजें यहाँ आ जाएंगी, बन गया Q1 Q2। अब देखो यूनिट लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ यूनिट लिख रहा था, इसको मैं न्यूटन लिखा, इसको मैंने मीटर स्क्वायर लिखा, और कूलम का यूनिट होता है, सॉरी चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और इस चार्ज का यूनिट होगा कूलम, तो कूलम इंटू कूलम स्क्वायर। तो मैंने यूनिट लिखा था, तो कंफ्यूज मत हो जा। Q1 Q2 ये चार्ज की वैल्यू है, C इज द यूनिट ऑफ चार्ज व्हिच इज कूलम, राइट? आ जाओ, अब मुझको कंपेयर करना है, तो मुझे मैथमेटिकल कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा पहले वो देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लड़का है जिसका नाम है रमेश। आप में से किसी का नाम रमेश तो नहीं है ना? नहीं है। मेरे पास एक लड़का है रमेश, मैं इसको आर बोलता हूँ। कंसिडर करो रमेश की एज 22 है, कंसिडर करो रमेश की एज 22 है, और रमेश के भाई का नाम क्या लिखूं फिर? रमेश के भाई का नाम सुरेश। एक का सपन है पिंटू, मेरे दोस्त का नाम पिंटू का पी। अब पिंटू की एज है समझो 11, पिंटू की एज है 11। मुझे सबसे पहले बताओ दोनों में से एज किसकी ज्यादा है?
रमेश की। रमेश रमेश की ज्यादा है। रमेश पिंटू से कितना गुना ज्यादा है? 10। 11 आधा आधा कैसे रे? 2 टाइम्स 2 टाइम्स। हाँ 2 टाइम्स कैसे निकाला? 11 into 2। हाँ मतलब दोनों का रिलेशन निकाला। अगर मैं आपको पूछता हूँ ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, ये अगर निकालना है तो मैंने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2, इसको बोला r इज इक्वल्स टू, और मैंने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या किया r डिवाइडेड बाय पिंट्या इज इक्वल्स टू 22/11 2r, therefore r is equals to twice the age of Pintu, right? Twice the age of Pintu। इस तरह से मैंने निकाला। सेम चीज अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले, सेम चीज अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले। देखो न्यूमेरिकल में कभी भी कंपेयर ये वर्ड यूज किया या फिर दो क्वांटिटी देकर है तो बोलेंगे ये क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितना ज्यादा है, अगर ऐसा पूछता है तो आंखें बंद करने का और डिवाइड मारने का। दोनों को डिवाइड कर दो। अब ये तुमने कॉमन सेंस से बताया, बड़े बड़े इक्वेशन रहेंगे तब कैसे बताऊं, दोनों को डिवाइड कर दो और दोनों में से कौन ज्यादा। अब यहाँ से देखे बराबर मुझको समझ में आता है रमेश पिंटू से 2 साल से बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है, राइट। और यहाँ देखेंगे तो पिंटू रमेश का आधा है, यहाँ पे 1/2 चला जाएगा, आधा हो जाएगा। मैं इस तरह से बता सकता हूँ। अब सेम चीज मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ और आपके डाउट क्लियर होने वाले। देखो हमें इसको मिटाओ, स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो, इसका क्या स्क्रीनशॉट बनाऊंगा, है ना। चलो मिटाता हूँ मैं इसको। अब मुझे कंपेयर करना है दोनों में, मैं क्या करूंगा, ये अपना रमेश है ये अपना पिंटू है, मैं क्या करूंगा कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया। आओ डिवाइड करते, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी हो जाएगा, राइट, सही है। अब उसके सामने जो रमेश की एज थी वो लिखी थी, अब इसके सामने एज नहीं है, फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला लेते हैं जी m1 m2। सर उसमें तो 1 को 2 से डिवाइड किया था। हाँ 1 को 2 से डिवाइड किया, आप लोग 1 को 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चालाकी इसलिए ये 2 को क्या किया, मैंने 2 को 1 से इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझको पता है एफ ई विल बी ग्रेटर देन एफ जी, मुझको अच्छे सिंपली आंसर मिलने वाला है मुझको, इसलिए मैंने ऑलरेडी किया। आप लोग जी से करेंगे तो भी दोनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो, मैं जो करूंगा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने डिवाइड कर दिया इसको। अबे 2 से कर रहे या 1 से कर रहे वो मत समझो, कॉन्सेप्ट समझो, जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो समझाने के पीछे यही था कि दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद सोचो। चलो मैंने डिवाइड कर दिया, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या करता हूँ मैं, k q1 q2 अपॉन डी स्क्वायर। सर वो ऊपर आएगा वो जब हाँ क्या हो गया रे, सर आपने उल्टा लिखा। क्या अभी नहीं सर, झूठे। देखो अब देखो डी कैंसल, डी स्क्वायर कैंसल, यस और नो। हाँ तो मैं अभी लिखता हूँ k इंटू q1 q2 अपॉन g इंटू m1 m2। मेरे को अभी दोनों के बीच का रिलेशन मिल गया, एक पक्का इक्वेशन मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको पूछता हूँ, यहाँ पे मैंने एक प्रोटॉन रखा है, प्रोटॉन अंकल ये मेरे दूसरे प्रोटॉन अंकल, ये मैं पीपी, राइट पीपी। अब बताओ ये प्रोटॉन को कुछ ना कुछ मास होगा, यस और नो? यस सर। ये प्रोटॉन को कुछ ना कुछ मास होगा, यस और नो? यस दोनों के मास होने की वजह से, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स आएगा? ग्रेविटेशन। दोनों के बीच में एक पक्का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। यस। अब ये दोनों ये इसको प्रोटॉन को चार्ज भी होता है, यस प्रोटॉन सर। को चार्ज भी होता है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स आएगा? दोनों के बीच में कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ उसको स्पेसिफिकली अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज अभी स्टेशनरी रखे हुए, ठीक है। दूसरा फोर्स आ गया ये वाला, ठीक है, ये रमेश हो गया, ये हो गया सुरेश।
नहीं पिंटू, राइट। अब देखो मुझको कुछ क्वांटिटीज कुछ, अब मुझको ना प्रोटॉन के मास कितना होता है वो पता होना चाहिए। क्या आपको प्रोटॉन का मास कितना होता है पता है? 1.674 into 10 raised to the अरे power 27 हाँ minus बताओ। अरे ये कहाँ से पता चला तुमको, किसने बताया? सर ने बताया। सर वो प्रशांत सर। प्रशांत सर ने बताया ना, बहुत अच्छा। प्रशांत सर को थैंक यू बोलो। चलो लिख ले, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 into 10 to the power of -27 यूनिट, यूनिट केजी है ना। मास का यूनिट हम लोग केजी यूज करते हैं एसआई में, केजी। ओके, मास के बारे में पता चल गया, प्रोटॉन का मास। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? क्यूपी लिखता हूं, ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। में हैंग हो गया क्या? हाँ सर। थांबा मग थोड़ा सा, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। तो 2 मिनट है बस। चलो देख लेते हैं, फिर से रिज्वाइन कर लेंगे, 2 मिनट का और कर लेंगे, ठीक है। रिज्वाइन करना पक्का, पापा को नाम बताऊंगा ना तो तुम्हारे साथ। पापा का नंबर दे मेरे पास। हाँ क्यूपी, क्यूपी देखो, क्यूपी चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 into 10 to the power of -19 मैंने लिखवाया था खुद, मैंने ये चीज लिखवाई थी, राइट? यस सर। ओके, अब प्रोटॉन है ना, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव, यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव। ओके, और मुझको क्या चाहिए? और मुझको ये चाहिए, मासेस पता चल गया, ठीक है। अब इस चीज पे अप्लाई करो, इस चीज पे अप्लाई करो, देखो Fe/Fg, ठीक है। अब देखो K, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? मैंने आपको K की वैल्यू बताई क्या? 9 into 10 to the power of 9, और G की वैल्यू आपने खुद बताई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? 6.67 into 10 to the power of -11. आता आपल्याला काय करायचं? फक्त व्हॅल्यू पुट करायचं आणि बघायचं रमेश और पिंटू के बीच में एज कितना प्रोपोर्शनलिटी है। आओ वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू पुट करो, 9 into 10 to the power of 9। Q मतलब चार्ज, ठीक है। अब ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, और दोनों में चार्ज सेम होता है, समझ में आ रहा है? दोनों में चार्ज सेम होता है, इसलिए यहाँ पे मैं जो चार्ज की वैल्यू है 1.6 into 10 to the power of -19 का स्क्वायर किया। बच्चों ये समझ में आया कि मैंने क्या किया? रे नहीं बोलो, नहीं समझ समझते जिसको नहीं समझ मालूम है, नहीं समझो तेरे को मैं बता दूं। देखो हाँ सर। दोनों भी प्रोटॉन है ना, दोनों का प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। यहाँ पे लिख दो इसको, यहाँ पे लिख दो। G की वैल्यू कितनी है? 6.67 into 10 to the power of किती असते? 11 ना, -11। हाँ, आणि मास ऑफ